आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या के बारे में। हम प्रयास करेंगे कि आसान से आसान शब्दों में आपको समझा सकें। आप मेरे वीडियोज़ में लास्ट तक बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए हम प्रमुख सवाल लेकर आते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। इसे इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो होती है यह धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों पर आधारित पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी संख्या होती है, चाहे वो ज़ीरो हो, चाहे सभी पॉजिटिव संख्या हो, चाहे सभी नेगेटिव संख्या हो, वे सब के सब पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? तो सिंपली आप ये जान लें कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें शून्य शामिल नहीं है, क्योंकि हम गिनती की शुरुआत शून्य से नहीं, एक से करते हैं। किसी भी काउंटेबल नाउन को जब हम गिनते हैं तो उसकी शुरुआत एक से होती है, शून्य से नहीं। इसलिए प्राकृतिक संख्या एक और एक से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। अगला है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्या का समुच्चय बनता है। पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या के अलावा शून्य है, बाकी कुछ नहीं है। अगला है सम संख्या। तो ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो, यानी जोड़ा हो, दो का मल्टीपुल हो, वो संख्या सम संख्या या इवन नंबर है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी जो भी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से विभाजित होती है और ये संख्याएं सम संख्या है। अगला है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। 2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या सम संख्या का ठीक उल्टा है, यानी सम संख्या 2 से विभाजित होती है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल होगा 3, 5, 7, 9। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, जिसके लास्ट में 3, 5, 7, 9, 1 हो, वो विषम संख्या है। अगला है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। सभी संख्याओं का कम से कम 2 गुणनखंड होता है, यानी वो 1 से विभाजित होगी या खुद से विभाजित होगी। अगर इसके अलावा किसी और से विभाजित होती है, उसका 2 से अधिक गुणनखंड है, तो वो संख्या भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे 4, ये 4 और 1 के अलावा 2 से विभाजित होता है। 9, ये भी भाज्य संख्या है, ये 1 और 9 के अलावा 3 से विभाजित होता है। कोई भी संख्या जो अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। अगला प्रश्न है अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों। यानी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का ठीक उल्टा है। ये अपने और स्वयं
अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे 2, ये 2 और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो सकती है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7, 11, 13 इसके अलावा वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं जो अपनी और एक को छोड़कर किसी से विभाजित न हो। अगला है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे p बट्टा q अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों अभाज्य पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 में 2 और 5 दोनों जो है अभाज्य पूर्णांक है और q यानी 5 ये शून्य के बराबर नहीं है। -5 क्यों, इसमें भी q का मान 1 है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, q का मान 1 है जो 0 के बराबर नहीं है। कोई भी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों अभाज्य पूर्णांक हो, q शून्य के बराबर न हो, वो परिमेय संख्या है। अगला है अपरिमेय संख्या। इसका ठीक उल्टा, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p और q दोनों पूर्णांक संख्या है और q शून्य के बराबर नहीं है। जैसे √2, √3, √5 इसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसी संख्या आएगी दशमलव वाली, जिसे p बट्टा q के रूप में लिखना संभव नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अगला है वास्तविक संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह है वो सब के सब वास्तविक संख्या है, चाहे उसमें परिमेय संख्या हो यानी बट्टा वाली संख्या या अपरिमेय संख्या हो, यानी जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अगला है पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सके उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4, ये जो है किसी न किसी संख्या का वर्ग है। नॉर्मली पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है हमेशा किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। इसका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक आता है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 2 का वर्ग है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है यानी 3 का ये पूर्ण वर्ग है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 4 का पूर्ण वर्ग है। वेलकम टू टीचर रहमत। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको एजुकेशनल वीडियोस, एग्ज़ाम टिप्स उपलब्ध कराते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसी कुछ संख्या को देखेंगे जो विभाज्यता की जांच की जादुई ट्रिक होगी। हम देखकर ही यह पता कर सकेंगे कि यह संख्या कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे 8, इसमें इकाई अंक क्या है? 8 है। 12 में इकाई अंक क्या है? 2 है। ये 2 से विभाजित होगी। सम संख्या क्या होता है, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यानी जिसका इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो
8 हो या 0 हो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 432 में इकाई अंक 2 है, इसलिए 432 2 से विभाजित होगी। 840 में इकाई अंक 0 है, तो हम देखकर यह पता कर सकते हैं कि 840 2 से विभाजित होगी। हमें भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 2 के बाद हम 5 पर आते हैं कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। ठीक 2 की तरह जिसके अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 145, इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए 145 जो है 5 से विभाजित है। 550, इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए 550 भी 5 से विभाजित है। 0 और 5 के अलावा अगर इकाई में कोई और संख्या हो तो वह संख्या 5 से कभी विभाजित नहीं हो सकता। इसके बाद हम अगले संख्या के बारे में बात करते हैं। वो है 10 से विभाजित होने वाली संख्या। जिसका इकाई अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। जैसे 100, 500, 40, इस सब का इकाई अंक 0 है, इसलिए यह 10 से विभाजित होगा। अगर इकाई अंक 0 नहीं रहे, तो यह 5 से विभाजित नहीं हो 10 से विभाजित नहीं हो सकता। अगली संख्या के बारे में हम बात करते हैं। वो है 3 से विभाजित होने वाली संख्या। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 129, इसके सभी संख्या का हम योगफल देखते हैं तो 1 + 2 + 9, 2 1 3 9 12, सभी संख्या का योगफल 12 जो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 129 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5 8 2 582, इसके सभी अंकों का योगफल 5 + 8 + 2 15 आता है जो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 582 भी 3 से डिविजिबल है, विभाजित है। अगले अंक के बारे में हम बात करते हैं। वो है 9 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक 3 की तरह भी अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जैसे 801, इसके अंकों का योगफल 8 0 जोड़ 1 यानी 9 आता है। 9 जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए 801 भी 9 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हो गया 9 8 1, इसके अंकों का योगफल 9 + 8 + 1, 9 8 17 1 18 आता है। ये जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए 9 से 81 भी 9 से डिविजिबल है।
अब हम बात करते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में। 6 का जो गुणनखंड होता है वो 2 और 3 होता है, यानी 6 2 और 3 का गुणनफल है। इसलिए 6 से विभाजित होने वाली संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। जैसे 36 जो है 2 से विभाजित है, 18 बार 3 से विभाजित है 12 बार, इसलिए 6 से भी 6 बार में ये विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। छः 600 के बारे में। 2 से 300 बार और 3 से 200 बार में विभाजित है। इसलिए 600 जो है 6 से विभाजित होगा और भागफल 100 आएगा। यानी जिस संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह 6 से भी विभाजित होगा। अगली संख्या है 12। ठीक 6 की तरह 12 जो होता है 3 और 4 का गुणनफल होता है, यानी 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जैसे 144 ये 3 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। 3 से विभाजित है, हम जांच करके देखते हैं। 144 को 3 से विभाजित करके 3 चौके 12, 2 24, 3 अट्ठे 24। इसी प्रकार 4 से अगर विभाजित किया जाए तो 4 तिया 12, 2 24, 4 छक्के 24, यानी 144 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, इसलिए 144 12 से भी विभाजित होगा। इसकी हम जांच कर सकते हैं। 144 को 12 से भाग देकर तो भागफल आएगा 12 एकम 12, 2 24, 12 दूनी 24, यानी 12 मर्तबा। अगली संख्या के बारे में हम देखते हैं, वो है 4 से विभाजित होने वाली संख्या। अगर अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यानी अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो और उससे पहले कुछ भी हो तो सीधा सीधी यह 4 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। हमको सिर्फ इकाई का 2 अंक देखना है। 24 जो है 4 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर अंत में 40 हो और स्टार्टिंग में कुछ भी हो तो ये भी 4 से विभाजित होगा। अगली संख्या को हम देखते हैं, वो है 8 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक 4 की तरह अगर अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। जैसे 22,752। इसमें हम देखते हैं अंतिम 3 अंक जो है ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 नमा 72, 3 32, 8 चौका 32, 752 जो है 8 से विभाजित है, इसीलिए पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। आइए हम जांच कर देखते हैं। 22,752 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो 2 मरतबा सबसे पहले लगेगा। 8 दूनी 16 और 6 67,
अठी 64, 3 35, 8 चौके 32, 3 32, 8 चौके 32, यानी 2844 मरतबा ये डिवाइड है। अगली संख्या के बारे में हम बात करते हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु है। यदि किसी संख्या किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। 1 से लेकर 9 तक की संख्या को अगर 6 बार रिपीट किया जाए कोई भी संख्या को, वो 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। ऐसी संख्या कुल 9 है। जैसे 6 टाइम 1 ये जो हो गया 21, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,111। ये 7 से भी विभाजित है, 11 से भी और 13 से भी, तीनों संख्या से ये विभाजित है। इसी प्रकार 2,22,222 ये भी 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। यानी ऐसी संख्या कितनी है? 2, 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। ये पुनरावृत्ति वाली संख्या कुल 9 होगी। 6 टाइम 3, 6 टाइम 4, इसी प्रकार 6 टाइम 9 तक। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे 45 जो है 2 अंकीय संख्या है, इसको 3 बार रिपीटेशन किया जाए। 45 4,54,545 ये जो है 7 से डिविजिबल है और 13 से भी विभाजित है। 65 3 टाइम्स ये भी 7 और 13 दोनों से विभाजित है। अगली संख्या को देखते हैं। अगर किसी 3 अंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित होती है। जैसे 632 ये जो है 3 अंकीय संख्या है, इसको 2 बार पुनरावृत्ति की जाए तो ये संख्या जो है 7, 11, 13 दोनों से विभाजित होगा। कोई भी 3 अंकीय संख्या को अगर 2 बार रिपीट किया जाए तो ये 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित है। आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट, यानी जो रूट संख्या है उसका जोड़ घटाव गुना भाग हम कैसे करें। विभिन्न बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न विद्यार्थी के सामने आते हैं तो छात्र जो है अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, वे इन संख्या का वर्गमूल निकालने लगते हैं। नहीं दोस्तों, आपको वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप सेकंडों में इसे सॉल्व कर लेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि रूट वाली संख्या को कैसे जोड़ेंगे, रूट वाली संख्या को कैसे घटाएंगे, रूट वाली संख्या को गुना कैसे करेंगे और रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से कैसे भाग देंगे। ट्रिक के माध्यम से हम सेकंडों में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रूट का जोड़, यानी जो रूट वाली संख्या है उसे आपस में किस प्रकार जोड़े। सबसे पहला क्वेश्चन है √5 को √5 में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। √5
प्लस √5। अगर रूट के अंदर की संख्या पे अगर आप गौर करते हैं तो रूट के अंदर सेम संख्या है यानी 5 है। ऐसे में रूट के बाहर क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यानी 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। रूट के बाहर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, √5 अपनी जगह, यानी √5 + √5 आंसर हो जाएगा 2√5। इस प्रकार हम जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 4√3 को 2√3 में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। यहाँ भी अगर आप गौर करते हैं तो रूट के अंदर सेम संख्या है। अगर रूट के अंदर सेम संख्या हो तो रूट के बाहर वाली संख्या जुट जाएगी और रूट के अंदर की संख्या सेम रह जाएगा। 4 + 2 कितना होगा? 6, √3 अपनी जगह, यानी 6√3 जो इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप बगैर कलम उठाए हुए, बगैर लिखे हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी रूट का ही जोड़ है, लेकिन इसमें रूट के अंदर की संख्या डिफरेंट है। इसको हम किस प्रकार जोड़ेंगे? 3√7 + 2√2। अगर रूट के अंदर की संख्या डिफरेंट हो तो ये आपस में कभी नहीं जुटेगा, यानी इसका आंसर इसका क्वेश्चन ही हो जाएगा। 3√7 + 2√2 यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 4√2 + 2√3 बराबर व्हाट? 4 2 तो जुट जाएगा, लेकिन √2 √3 एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए यह आपस में कभी ऐड नहीं होगा, यानी इसका आंसर भी सेम रह जाएगा 4√2 + 2√3। ये इसका आंसर हो गया। ये था रूट का जोड़। अब हम देखेंगे रूट का घटाव। रूट को किस प्रकार घटाएंगे? जोड़ की तरह घटाव है। अगर रूट के अंदर की संख्या सेम हो तो हम क्या करेंगे? √5 में से √5 जाएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि सेम संख्या में से हम सेम संख्या कभी भी घटाते हैं तो 0 आता है, तो रूट वाली संख्या में से सेम रूट वाली संख्या को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है 4√3 में से 2√3 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? अगर रूट के अंदर की संख्या सेम है तो हम क्या करेंगे? बाहर बाहर घटा देंगे, √3 अपनी जगह रह जाएगा, यानी 4 में से 2 गया 2, √3 अपनी जगह। इसका आंसर हो जाएगा 2√3। 4√3 में से 2√3 घटा दिए तो आंसर प्राप्त होता है 2√3। बगैर कलम उठाए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो तीसरा नंबर है 3√7 में से 2√2 को घटाना है। इसमें क्या है कि बाहर से बाहर तो घट जाएगा, लेकिन रूट के अंदर की संख्या एक दूसरे से डिफरेंट है, यहाँ घटाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, यानी इसका आंसर इसका क्वेश्चन ही हो जाएगा 3√7 - 2√2। ये कभी नहीं घट सकता है, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 4√2 - 2√3। इसमें भी कंडीशन सेम है, यानी रूट के अंदर की संख्या एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी घटाना इम्पॉसिबल है, यही इसका आंसर हो जाएगा 4√2 - 2√3। उम्मीद करते हैं कि रूट का जोड़, रूट का घटाव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं रूट के गुना की ओर। अब हम देखेंगे रूट का गुना। सबसे पहला है √3 को √3 से गुना करने पर कितना प्राप्त होगा। अगर रूट के अंदर की संख्या सेम हो और आपस में गुना किया जाए तो इसका आंसर जो होगा वो रूट के अंदर की संख्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर 3 आएगा। अब हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका आंसर 3 कैसे आता है। सबसे पहले
हम रूट को अपनी जगह रहने देंगे और रूट के अंदर की जो संख्या है उसको हम एक साथ कर देते हैं। यानी रूट के अंदर 3 गुने 3 9 आता है। जब 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, यानी यही इसका आंसर हो जाता है। ओवरऑल ये समझ लिए कि रूट के अंदर की संख्या अगर सेम रहे तो रूट के अंदर की संख्या ही बगैर रूट के आंसर हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे थोड़ा डिफरेंट है और पेचीदा है, लेकिन इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। 4√3 को 2√3 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है। इसमें भी बाहर बाहर हम गुना करते हैं। 4 को 2 से गुना किए, उसके बाद रूट अपनी जगह, 3 को 3 से गुना किए, यानी 4 को 2 से गुना करने पर 8 आता है और 3 को 3 से गुना करने पर 9 आता है। रूट अपनी जगह है, 8 अपनी जगह है, गुने √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी 8 त्रिके 24, जो इसका आंसर हो जाता है। यानी हम बाहर बाहर गुना करेंगे अलग, अंदर अंदर गुना करेंगे अलग, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 3√7 को 2√7 से गुना करने पर कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले हम बाहर बाहर गुना करेंगे, 3 दूना 6 गुना √7 को √7 से गुना करेंगे, यानी 7 प्राप्त होगा ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी 6 7 42, जो इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 4√2 को 2√3 से गुना करने पर कितना प्राप्त होगा। हम जो है 4 को 2 से गुना किए 8 और 2 को 3 से गुना किए 6, यानी 8√6 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हम रूट का गुना आसानी से ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब चलते हैं जो हमारा अंतिम टॉपिक है, रूट का भाग करना, यानी रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से हम ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार भाग करेंगे। पहला क्वेश्चन है √5 बट्टा √5, यानी सेम संख्या को जब हम सेम संख्या से भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है। इसका सीधा आंसर हो जाएगा 1। इसमें अगर आप देखते हैं 4√3 को √3 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। अगर रूट के अंदर की संख्या सेम हो तो वो आपस में कट जाता है, यानी 1 आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 × 1 4। अगला क्वेश्चन है 6√6 को 2√2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, 6√6 को ऊपर लिखेंगे, 2√2 को नीचे लिखेंगे। 2 से 3 बार में कट गया, कितना आता है 3√6 बट्टा √2। ये अभी इसे हम और काट सकते हैं। √6 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर जो है 6 को हम 2 और 3 लिख सकते हैं, √2 गुने √3 लिख सकते हैं। √2 से √2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3√3, यानी इसको हम 3√3 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। अगला क्वेश्चन है 4√12 बट्टा 2√3, 4√12 बट्टा 2√3। इसे हम सबसे पहले टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे। 4 अपनी जगह रहेगा, √12 को हम जो है 4 गुने 3 लिख सकते हैं। 2√3 अपनी जगह रहेगा। 2 से 4 2 बार में कट जाता है, √3 से ये √3 कट जाएगा, यानी रूट के अंदर 4 बचा,
जब रूट के अंदर 4 बचेगा तो उसको हम 2 लिख सकते हैं। ये 2 अपनी जगह है, 2 गुने 2 यानी 4 प्राप्त होता है। यानी हमने ये समझा कि रूट का भाग हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटेंगे। अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या रूट के अंदर की संख्या हम सेम प्राप्त करते हैं तभी हम एक दूसरे से काट सकते हैं। इस प्रकार हम आसानी से रूट का जोड़, रूट का गुना, रूट का घटाव, रूट का भाग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।